हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू अन अकेडमी सीए फाउंडेशन प्रो। मैं हूँ सीए रिया अग्रवाल, योर एजुकेटर ऑफ अकाउंट्स। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स की आरटीपी ऑफ द मई 2026। तो चलिए बिना किसी देरी के आरटीपी का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, आपको इस आरटीपी में 25 क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अब हम रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन। अब हमें समझना है सबसे पहली बात, व्हाट इज मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम कहते हैं पहली बात होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है दो फंडामेंटल फैक्ट्स के ऊपर कि सबसे पहला फैक्ट है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और सेकंड है द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर रिलेटिवली लिमिटेड। यानी कि वांट्स तो हैं कैसी, अनलिमिटेड, और अगर हम कहें रिसोर्सेज हमारे पास कैसे उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, रिलेटिवली लिमिटेड। तो जब हम रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। अब बात आती है फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज और प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है क्या, थियोरिटिकल कंसेप्ट। बिजनेस में अप्लाई करना है हमें प्रैक्टिकल कंसेप्ट। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो एक गैप को फिल करती है जो कि होता है प्रैक्टिकल और थ्योरी के बीच में। तो हम कहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बिजनेस इकोनॉमिक्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन, किसके गैप को कम करती है? थ्योरी और प्रैक्टिस के गैप को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द कंसर्न रिगार्डिंग चेंजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस ऑफ द कंज्यूमर। तो हम कहते हैं कि जो कंज्यूमर है उनकी क्या हो रही है बताइए, जो हेल्थ कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो रही है। हाईलाइट विच लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग। तो हम क्या कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना है बताइए। अब हमें सबसे पहली बात हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए लोग। कैसे हो गए लोग? हेल्थ कॉन्शियस, यानी कि अब वो केवल वही गुड्स कंज्यूम करेंगे जिन गुड्स को कंज्यूम करने से उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, चाहे अब वो गुड्स उन्हें थोड़े से महंगे मिले इन द मार्केट, चाहे वो गुड्स उन्हें थोड़े से सस्ते मिले इन द मार्केट। आ रही बात समझ में? कंज्यूमर वही गुड्स खरीदेंगे जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, यानी कि गुड्स महंगे होने के बाद भी खरीदे जाएंगे कि नहीं खरीदे जाएंगे। तो जनरली हम क्या कहते हैं, कभी भी किसी भी गुड्स के अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है। सिट्रिस पेरिबस अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। पर इस केस में क्या होगा, इस केस में कहीं ना कहीं ये जो अजम्पशन है इसमें लग जाएगी लिमिटेशन और ये अजम्पशन हो जाएगी इनवैलिड। तो इस केस में हम कहेंगे इसका आंसर होगा अनरियलिस्टिक सिट्रिस पेरिबस अजम्पशन। आ रही बात समझ में? अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 कहता है द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी मीन्स। ये जो कंज्यूमर सोवरेनिटी है इसका मतलब क्या होता है? कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर ही भगवान है। जो कंज्यूमर ने कह दिया वही बात है क्या है, सच। जो कंज्यूमर ने कह दिया वही बात है क्या है, सच। इस केस में आप देखोगे कि अगर कंज्यूमर ही भगवान है, कंज्यूमर ने जो कह दिया वही काम हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर चाहेगा हम उन्हीं गुड्स को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और उन्हीं गुड्स को सेल करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या होना चाहिए कि कंज्यूमर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन विच गुड्स विल बी प्रोड्यूस थ्रू देयर प्राइजेस। कि जो कंज्यूमर है वो क्या डिसाइड करेंगे, अपनी अगर हम कहें डिमांड से डिसाइड करेंगे कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए और कौन से गुड्स क्या किए जाएंगे, परचेज किया जाएंगे इन द मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है किसके बारे में, देखिए नेक्स्ट पॉइंट बात करता है हमसे आर्क इलास्टिसिटी मेथड के बारे में। किसके बारे में? आर्क इलास्टिसिटी मेथड के बारे में। अब जो हम कहते हैं होता है हमारा आर्क इलास्टिसिटी मेथड, वो कब यूज किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो आप एक चीज देख सकते हो, आर्क इलास्टिसिटी मेथड कब यूज किया जाएगा? आर्क इलास्टिसिटी मेथड तब यूज किया जाता है जब हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है मिड पॉइंट मेथड। जब भी दो पॉइंट्स के बीच में हमें इलास्टिसिटी जब भी हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी होती है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में।
आ रही बात समझ में। और हमें एज सच कोई स्टार्टिंग पॉइंट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि प्राइस में जो चेंज है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लार्ज चेंज है इन द प्राइस। तो हम कहते हैं जब प्राइस में चेंज बहुत ज़्यादा होता है और हम स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस केस में हम यूज़ करते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड। तो इसका आंसर होना चाहिए पॉइंट नंबर बी, प्राइस चेंज इज लार्ज। कि जो प्राइस चेंज है वो कैसा होता है? लार्ज होता है। इसी केस में हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड का यूज़ करते हैं। इनफाइनाइट एस्टिमली यानी कि बहुत थोड़ा सा अगर होगा प्राइस चेंज तो हम पॉइंट मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलेटिंग कैपिटल। अब समझिए सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होती है। सर्कुलेटिंग कैपिटल नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर्कुलेट हो रही है, यानी कि हम कहेंगे कि सर्कुलेटिंग कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो हमें बार बार चाहिए होती है। आ रही है ना बात समझ में? हमें हर बार चाहिए रहती है सर्कुलेटिंग कैपिटल, नहीं साथ में ऐसी कैपिटल जिसका कोई रिपीट यूज नहीं होता। आ रही बात समझ में? सर्कुलेटिंग कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो हमें बार बार रिक्वायर्ड होती है पर उसका कोई रिपीट यूज नहीं होता। तो ऐसी कैपिटल कौन सी होगी बताइए? मशीनरी अगर हम कहें तो एक बार खरीद लोगे बार बार यूज कर सकते हो। फैक्ट्री की बिल्डिंग एक बार खरीद लोगे बार बार यूज कर सकते हो। रॉ मटेरियल हमें चाहिए बार बार होता है, पर अगर हम कहेंगे हमें चाहिए भी बार बार होता है और इसका हम कहेंगे रिपीट यूज भी नहीं होता। इस केस में हम कहेंगे आंसर क्या होना चाहिए हमारा? रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द पेयर। आपको ABCD को मैच करना है 1 2 3 4 के साथ। तो देखो एक रखा है इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसी कॉस्ट जो हमारी पॉकेट से एग्जिट करती है, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या कहा हमने? एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमारी पॉकेट से एग्जिट करती है, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमारी पॉकेट से एग्जिट नहीं करती, हमारी पॉकेट में ही रहती है, ऐसी कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब हम कहेंगे ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो हमारी पॉकेट में ही रहेगी, पॉकेट से एग्जिट नहीं करेगी? तो समझने की कोशिश कीजिए। हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमारे सेल्फ ओन्ड फैक्टर की होती है। यानी कि अगर मैं कहूँ मुझे एक शॉप ओपन करनी है और शॉप ओपन करने के लिए मेरे पास खुद की ही एक जगह है, तो क्या मुझे उस जगह का रेंट देना पड़ेगा? आंसर इज नो। मुझे इस जगह का रेंट क्यों नहीं देना पड़ रहा? क्योंकि ये जगह मेरी ही खुद की है, यानी कि सेल्फ ओन्ड है। तो जो सेल्फ ओन्ड फैक्टर की कॉस्ट होती है वो होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो ए आना चाहिए इम्प्लिसिट कॉस्ट के पास। दूसरा है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि ऑलरेडी इनकर्ड होती है, यानी कि ऐसी कॉस्ट जो हम पहले ही जिसका खर्चा कर चुके हैं वो कॉस्ट होती है हमारी संक कॉस्ट। तो संक कॉस्ट में आंसर क्या आएगा बताओ? कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फोरगोन। यानी कि हम कह रहे हैं सपोज दैट आई हैव 1000 रुपीज। अब इस 1000 रुपीज को या तो मैं बैंक में डिपॉजिट कर सकती हूँ और बैंक से इंटरेस्ट ले सकती हूँ 10% की, या तो मैं इस 1000 रुपीज को अपने फ्रेंड को लोन पे दे सकती हूँ। फ्रेंड को क्या कर सकती हूँ? लोन पे दे सकती हूँ और फ्रेंड को लोन पे देके 12% की इंटरेस्ट कमा सकती हूँ। 10% की इंटरेस्ट मिलेगी तो 100 रुपये मिलेंगे, 12% की इंटरेस्ट मिलेगी तो 120 रुपये मिलेंगी। यानी कि कहीं ना कहीं मैं क्या देख रही हूँ कि अगर मैं पैसा बैंक में रखूंगी तो 120 रुपये में नहीं कमा पाऊंगी। तो 120 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या फिर अगर मैं कहूँ कि मैं अपने फ्रेंड को पैसे दूंगी तो मैं 100 रुपये नहीं कमा पाऊंगी। तो 120 रुपये के लिए 100 रुपये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, 100 के लिए 120। यानी कि हम कहते हैं जो भी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव मैंने छोड़ा उसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि यहाँ आंसर होना चाहिए सी। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब तो सीधे सीधे एक ही ऑप्शन बचा है, क्या? डी, कैश पेमेंट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अभी हमने बात की ना, ऐसी कॉस्ट जो कि हमारी पॉकेट से एग्जिट कर रही है, बाहर जा रही है, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे आंसर होना चाहिए BCAD। BCAD मतलब BCAD क्या आपका इसमें आंसर होना चाहिए? ए का होना चाहिए 3। तो ए का 3 का दिखाई दे रहा है, ए का 3 देखो यही दिखाई दे रहा है केवल और केवल। और देख लेते हैं बी का क्या होना चाहिए? बी का फर्स्ट वाला होना चाहिए, वो भी दिखाई दे रहा है। सी का होना चाहिए सेकंड वाला, वो भी दिखाई दे रहा है। डी का फोर्थ, यानी कि 6 का आ गया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू। तो हम कहते हैं कोई भी हमारी कमोडिटी है
उसकी एक्सचेंज वैल्यू का क्या मतलब है? तो एक्सचेंज वैल्यू का मतलब हम कहते हैं क्या उसकी यूजफुलनेस से है, तो हम कहते हैं नहीं। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब कभी भी उसकी यूजफुलनेस या सेंटिमेंटल वैल्यूज नहीं होती। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब होता है कि हम एक गुड्स दे रहे हैं या दूसरा गुड्स हमें मिल रहा है, या फिर इसको एक्सचेंज करने पे कितने पैसे मिले। तो एक तरीके से हम कहते हैं किसी भी एक गुड्स का जो कमांड होती है दूसरे गुड्स पे, तो हम कह रहे हैं किसी भी एक गुड्स की कमांड दूसरे गुड्स पे जो होती है, इसी कमांड को कहते हैं हम एक्सचेंज वैल्यू। क्या कहते हैं इसी कमांड को? हम इसी कमांड को कहते हैं हम एक्सचेंज वैल्यू। तो एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू इट्स कमांड ओवर द अदर गुड्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कॉस्ट हो गई, वैल्यू तो नहीं हुई, इसी वजह से हम क्या कहते हैं एक्सचेंज वैल्यू का मतलब क्या है? कमांड ओवर द अदर गुड्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ऐसा कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हम कहें यहाँ प्रोडक्ट होता है एकदम यूनिक। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन में तो होमोजीनियस गुड्स होते हैं ना, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस गुड्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, तो यहाँ तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला, एक जैसे गुड्स है। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर हैं। प्रोडक्ट कैसा है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो है, बट हम क्या कहेंगे एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है नहीं। इतना सा अंतर है यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, पर यहाँ पे एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है किसके बारे में? ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली में भी सेम और सिमिलर प्रोडक्ट होता है। लास्ट इज मोनोपॉली। मोनोपॉली के केस में आप देखोगे जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है ना, वो बिल्कुल एक्सट्रीम होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखा जाता है। Next question is, which of the following situation would definitely result in a stable equilibrium being achieved through market mechanism alone? तो हम कह रहे हैं इनमें से ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो कि डेफिनेटली क्या करेगी? रिजल्ट इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि हम कहेंगे ऐसा इक्विलिब्रियम, जैसे हम कहते हैं ये है डिमांड, ये है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से क्या डिसाइड हुआ? इक्विलिब्रियम। तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल ज्यादा कब होगा मार्केट मैकेनिज्म से? जब हम कहेंगे प्राइस सीलिंग इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है? कि जो हाईएस्ट प्राइस है, तो क्या वो हाईएस्ट प्राइस हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होना चाहिए? नहीं, हाईएस्ट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम क्यों होगा? क्या प्राइस फ्लोर अबव होना चाहिए इक्विलिब्रियम प्राइस से? नहीं, इन्होंने उल्टा उल्टा से बातें कर दी। प्राइस सीलिंग तो हाईएस्ट प्राइस होता है, इन्होंने कहा इक्विलिब्रियम प्राइस से कम कर दो। प्राइस फ्लोर मिनिमम प्राइस होता है, इन्होंने कहा इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा कर दो। दोनों ही गलत है बिल्कुल। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इनिशियल प्राइस अबव इक्विलिब्रियम विद नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तो हम कह रहे हैं जो इनिशियल प्राइस आप रखो ना, वो इक्विलिब्रियम से ज्यादा रखना। आप इनिशियल प्राइस इक्विलिब्रियम से ज्यादा क्यों रख रहे हो? इनिशियल प्राइस आप इक्विलिब्रियम से ज्यादा रख रहे हो ताकि कुछ समय बाद जाके क्या हो, जब हम कंज्यूम कर लेंगे कमोडिटी, नेक्स्ट कमोडिटी को परचेज करने के लिए हमारी विलिंगनेस थोड़ी कम हो गई। जब हमारी विलिंगनेस थोड़ी कम हो गई, अब हम प्राइस थोड़े कम देना चाहेंगे। तो इनिशियल प्राइस जब इक्विलिब्रियम से ज्यादा था, सपोज दैट हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस इज 10 रुपए, इनिशियल प्राइस इज 12 रुपए, तो जब हम क्या करेंगे, थोड़े से इन कमोडिटी को कम खरीदना चाहेंगे, अब हम 12 रुपए नहीं पे करना चाहेंगे, तो अब हम कितने रुपए पे करना चाहेंगे? कम होते होते हम 10 रुपए पे करना चाहेंगे, यानी कि अब इक्विलिब्रियम प्राइस कैसा हो गया? स्टेबल। हम पहुंच गए इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही, इसी वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और गवर्नमेंट फिक्स प्राइस तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम है, इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अ फेज वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। तो हम कह रहे हैं एक होता है फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? सपोज दैट मैं कह रही हूँ ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे मैं पहले भी जॉब कर रही थी और अब भी मतलब क्या कर रही हूँ मैं, सपोज दैट मैं खड़ी हूँ जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ में मैं 5 जनवरी को खड़ी हुई हूँ और मेरी नई कंपनी में ज्वाइनिंग है फ्रॉम द 10 जनवरी। पुरानी कंपनी को छोड़ा था मैंने 31 दिसंबर को, तो मैं 31 दिसंबर को पुरानी कंपनी को छोड़ा, 10 जनवरी को मुझे नई कंपनी में ज्वाइनिंग है। इसी वजह से इस बीच के 10 दिनों में क्या हूँ? अनएम्प्लॉयड हूँ। पर क्या अनएम्प्लॉयड रहने का मतलब ये है कि नौकरी नहीं है इन द मार्केट? नहीं। अनएम्प्लॉयड रहने का पर्पस ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप अपनी पुरानी जॉब को छोड़ते हो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपको कुछ समय का इंतजार करना पड़ता है। ये जो कुछ समय का इंतजार है दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि मार्केट में जॉब नहीं है। दूसरा कहता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जॉब तो बहुत सारी है, सपोज दैट जॉब है इंजीनियर्स के लिए और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो है सीएस, या फिर हम कहेंगे जॉब है सीएस के लिए और जो जॉब सीकर है वो है इंजीनियर।
तो हम कह रहे हैं जॉब तो है, जॉब सीकर भी हैं, पर कहीं ना कहीं जो जॉब सीकर है और जो जॉब है वो दोनों आपस में अनरिलेटेड है। दैट्स वाई हम कह रहे हैं जॉब सीकर आर अनएम्प्लॉयड। आ रही है बात समझ में? इस केस में हम कह रहे हैं ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है इन द एक्सपेंशन फेज। कहाँ पे? इन द एक्सपेंशन फेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द कंसेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप इन कीन्स इकोनॉमिक्स स्पेशली रेफर्स टू। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर किसके बारे में? 11th के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11th के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बात हो रही है। तो डिफ्लेशनरी गैप में देखो पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल आउटपुट ओवर पोटेंशियल जीडीपी एट फुल एम्प्लॉयमेंट रेट। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है और पोटेंशियल एक्सेस ऑफ एक्चुअल आउटपुट ओवर पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि हम कह रहे हैं पोटेंशियल जीडीपी कम है, एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है, तो क्या ये डिफ्लेशनरी गैप होता है? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ के देखते हैं, द शॉर्टफॉल इन एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हाँ, हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। तो हम कहते हैं यही होगा इसका आंसर। डिफ्लेशनरी गैप कब होती है? जब हम कहते हैं क्या? जब हम कहते हैं कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? कम फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। नेक्स्ट पॉइंट आता है द नेट डिविजिबल पूल कंसिस्ट ऑफ। अब ये क्या होता है नेट डिविजिबल पूल? ये बात कर रहा है सरकार के पास जो भी पैसा आता है टैक्स वगैरह का, किसी भी चीज का, ये पैसा सेंट्रल के पास आने के बाद यूनियन और स्टेट में बंटता है। तो जो यूनियन और स्टेट में पैसा बटेगा उसको हम कहते हैं डिविजिबल पूल। तो ये जो डिविजिबल पूल होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं इसके बारे में बात हो रही है। तो ये जो डिविजिबल पूल है इसमें सबसे पहले आ रहा है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडेड टैक्सेस। तो हम कह रहे हैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड सेस। एक होता है हमारा जीएसटी और एक होता है सेस। तो क्या इसमें आएगा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग सेस, या फिर हम क्या कह रहे हैं इसमें आएगा ओनली डायरेक्ट टैक्स, या फिर हम कह रहे हैं ऑल यूनियन टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस एंड सरचार्ज। बताइए क्या आएगा? तो इसमें हम कहते हैं सारे के सारे यूनियन टैक्स आएंगे, साथ में सेस भी आएगा, साथ में सरचार्ज भी आएगा, यानी कि इसमें होगा पॉइंट नंबर सी इज करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। सारी की सारी चीजें आ जाती है नेट डिविजिबल पूल में। नेक्स्ट हम कहते हैं कि विच सिचुएशन बेस्ट इलस्ट्रेट एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब होता है गलत सिलेक्शन ऑफ द गुड्स, यानी कि हमें चूज करना चाहिए था कुछ और हम चूज कर रहे हैं कुछ और, ये होता है एडवर्स सिलेक्शन। तो एडवर्स सिलेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? इंश्योर्ड ड्राइवर ड्राइव रैशली। तो हम कह रहे हैं जो इंश्योर्ड ड्राइवर हैं, ऐसे लोग जिनकी व्हीकल्स का इंश्योरेंस हो रखा है या जिनकी खुद की लाइफ का इंश्योरेंस हो रखा है, वो लोग रश ड्राइविंग कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, यानी कि उनको अपनी लाइफ की परवाह नहीं है, उन्हें अपने व्हीकल की परवाह नहीं, क्योंकि उन्हें ये है कि इंश्योरेंस कंपनी कहीं ना कहीं क्या कर देगी? इसका पेमेंट कर देगी। तो क्या ये एडवर्स सिलेक्शन है? नहीं, ये एडवर्स सिलेक्शन नहीं है। दूसरा आता है ये एडवर्स सिलेक्शन, ये लेमन्स प्रॉब्लम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू। अगला कह रहा है सेलर्स हाइड्स प्रोडक्ट डिफेक्ट्स बिफोर द सेल। तो जो सेलर है ना वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कोई डिफॉल्ट है उसको वो लोग बता नहीं रहे हैं बायर को। तो जब भी सेलर प्रोडक्ट के डिफॉल्ट को बायर को नहीं बताएंगे, इसको हम कहीं ना कहीं क्या कहेंगे? एडवर्स सिलेक्शन, क्योंकि बायर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? गलत गुड सिलेक्ट कर रहा है। तो इसमें आएगा पॉइंट नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट सब्जेक्ट टू वोटिंग बाय पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा ऐसा खर्चा है जो पार्लियामेंट में वोट नहीं किया जाता? बताओ पार्लियामेंट में कौन सा खर्चा वोट नहीं किया जाता? तो हम कह रहे हैं पब्लिक डेट वाला खर्चा। पब्लिक डेट यानी कि लोगों से जो पैसा उधार लिया है उसकी ब्याज देनी ही पड़ेगी ना, उसके ऊपर वोट थोड़ी करोगे। तो हम कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट का जो खर्चा होता है वो पार्लियामेंट में वोट नहीं किया जाता। नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर्स डिफर्स फ्रॉम मनी मल्टीप्लायर मेनली बिकॉज क्रेडिट मल्टीप्लायर अज्यूम। तो हम कह रहे हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर अलग बात कहता है, मनी मल्टीप्लायर अलग बात कहता है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या अज्यूम करता है? क्रेडिट मल्टीप्लायर अज्यूम करता है नो एक्सेस रिजर्व और नो करेंसी लीकेज। हम क्रेडिट मल्टीप्लायर कहता है ना तो हम एक्सेसिव रिजर्व रखेंगे और ना ही कोई करेंसी लीकेज होगा। ये क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या करता है? अज्यूम करता है। नेक्स्ट इज हेक्सो-ओलिन थ्योरी। हेक्सो-ओलिन थ्योरी का दूसरा नाम होता है फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी, प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। हेक्सो-ओलिन थ्योरी क्या कहती है? हेक्सो-ओलिन थ्योरी कहती है कि
दो तरीके की गुड्स होती, दो तरीके की कंट्रीज होती हैं, एक होती है लेबर अबंडेंट कंट्री, एक होती है कैपिटल अबंडेंट कंट्री। तो जो लेबर अबंडेंट कंट्री है, जहां लेबर अबंडेंस में है, यानी कि बहुत भारी मात्रा में है, तो ऐसी कंट्री को ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिन्हें बनाने में लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। दूसरा हम कहते हैं, एक होती है हमारी लेबर के बाद कैपिटल अबंडेंट कंट्री। कैपिटल अबंडेंट कंट्री ऐसी कंट्री होती है जहां पैसा बहुत है, तो ऐसी कंट्रीज को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने चाहिए, यानी कि ऐसी गुड्स बनाने चाहिए जहां मशीनरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो हम कहेंगे लेबर अबंडेंट कंट्री बनाएगी लेबर अबंडेंट गुड, कैपिटल अबंडेंट कंट्री बनाएगी कैपिटल अबंडेंट गुड। तो ये प्राइमरी होता है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अज्यूम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एक हेक्सा-ओवलिन थ्योरी की अजम्पशन होती है कि कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि जो रिटर्न्स टू स्केल है ना, वो कैसे होंगे, कांस्टेंट। कैसे होंगे, कांस्टेंट, यानी कि हम कह रहे हैं जो भी हम जितना भी प्रोडक्शन करेंगे ना, वो सारा का सारा प्रोडक्शन क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमें मिलेंगे। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट डिफाइन क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है टैरिफ रेट कोटा। आपको नाम से दिखाई दे रहा है, यहाँ टैरिफ भी है, कोटा भी है। कोटा का मतलब होता है क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, टैरिफ का मतलब होता है अलग अलग तरीके के हम क्या लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। तो दोनों भी चीजें होंगी टैरिफ रेट कोटा में। क्वांटिटी से ऊपर क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन भी होगी और टैरिफ भी होगा। तो क्या होगा, देखो, एक्सपोर्ट सब्सिडी विद इंपोर्टिंग लाइसेंस, इंपोर्ट कोटा विद एड वैलोरम, प्रेफरेंशियल टैरिफ विद एमएफएन या क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन विद डिफरेंशियल टैरिफ। हमने कहा दो चीजें होंगी, क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी होगा, डिफरेंट टैरिफ भी होंगे। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर अ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट्स प्राइमरली इन्फ्लुएंसेस। तो हम कहते हैं एक होता है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग में क्या होता है, एक होता है हमारा मैनेज फ्लोटिंग में गवर्नमेंट कंट्रोल्ड प्राइस होते हैं कहीं ना कहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट्स प्राइमरी इन्फ्लुएंस। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्राइमरी इन्फ्लुएंस है वो किसके ऊपर होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइमरी इन्फ्लुएंस है अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर एक्सचेंज रेट मूवमेंट, कि फ्यूचर में जाके जो एक्सचेंज रेट में मूवमेंट आएंगे उसके रिगार्डिंग जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, इसी से इन्फ्लुएंस होता है हमारा मैनेज फ्लोटिंग रिजाइम। ठीक है। Next point is what was the primary reason for crisis of confidence in 1991 that triggered the न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। तो हमने कह रहे हैं 1991 में क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस था, वहां पे मेन रीजन क्या था क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस का। तो हम कहते हैं इसका मेन रीजन क्या था, मेन रीजन था कि जो फॉरेन एक्सचेंज, हाँ देखो भाई ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखोगे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बचा था केवल और केवल 1.2 बिलियन डॉलर्स का। और ये 1.2 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा नहीं है, उस टाइम के हिसाब से भी 1.2 बिलियन डॉलर्स बहुत कम थे। इससे केवल और केवल हम अपने 2 हफ्तों की पूर्ति कर सकते थे, इतना कम हमारे पास फॉरेन रिजर्व बचा था। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। अगला कह रहा है विच स्पेसिफिक नीति आयोग इनिशिएटिव इज एम्ड एट रिड्यूसिंग इंडियन ऑयल इंपोर्टिंग बिल एंड कन्वर्टिंग कोल रिजर्व इनटू क्लियर फ्यूल। तो बताइए इंडियन ऑयल इंपोर्ट बिल्स, ये सब चीजें किस में बात हुई थी, ये सारी चीजें देखो ऑयल वगैरह बात हो रही है ना, इंडियन ऑयल के बारे में बात हो रही है, फ्यूल के बारे में बात हो रही है। तो फ्यूल वगैरह ये सारी चीजें आती है मेथनॉल इकोनॉमी। हम कहते हैं ना, अगर आपने जनरली तब की बातें छोड़ो, अब भी आपने सुना होगा कि पेट्रोल की प्राइस महंगे हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मेथनॉल से पेट्रोल, मीथेन, मेथनॉल, इन सब चीजों से पेट्रोल वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं मेथनॉल इकोनॉमी पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, मेथनॉल इकोनॉमी पर शिफ्ट करेंगे ऑयल वगैरह की कमी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखो हिंदू ग्रोथ रेट यानी कि हम कह रहे हैं कि 3 डिकेड ओवर 3 डिकेड यानी कि 30 सालों तक लगातार हमें क्या दिखाता, एक एवरेज ग्रोथ रेट दिखी थी 3.5% की। ये जो 3.5% की आपको एवरेज ग्रोथ रेट थी वो दिखी थी 3 सालों में, और ये 3 साल थे 1950 से 1980। अब देखो यहाँ पे आपको जनरली जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें 3 साल दे भी नहीं रखे। यहाँ पे कितने साल हैं, देखो 10 साल, यहाँ पे कितने साल है आपके, कुछ 15 साल, यहाँ पे कितने साल है, यहाँ है 30 साल, और यहाँ कितने साल है, देखो अप्रोक्स यहाँ भी आपके कितने साल हैं, आप देखोगे 17-18 साल है, यहाँ पे 17-18 साल है। पहली बात तो ओवर द 3 डिकेड था, तो आंसर यही होगा 1950 से 1980, अगर आपको सन याद भी नहीं है तो भी। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट RBI इज डीम्ड टू हैव फेल्ड इफ इन्फ्लेशन। तो हम कह रहे हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है वहां पे जो RBI है इज डीम्ड टू हैव फेल्ड इफ इन्फ्लेशन, अगर जो इन्फ्लेशन है
वो ब्रीच कर देता है टॉलरेंस लिमिट को। हाँ देखो ये वाली चीज़ है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर जो आरबीआई इज डीम्ड टू हैव बीन फेल्ड, अगर उसका जो मॉनेटरी पॉलिसी अग्रीमेंट है उसमें क्या हो रहा है, एक्सीड द अपर और लोअर टॉलरेंस लिमिट फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर, लगातार अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक, कितना कह रहे हैं हम, लगातार अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक अगर अपर लिमिट या लोअर लिमिट क्या हो रही है, क्या हो रही है, चेंज हो रही है, या फिर हम कह रहे हैं ये फेल हो जाएगी हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक या तो जो अपर लिमिट है उससे एक्सीड कर रहे हैं, लोअर टॉलरेबल लिमिट से क्या कर रहे हैं, हम डाउन जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट कंट्रोल पॉलिसी। गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या नजर आएगी, प्रॉब्लम नजर आएगी, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसी बनाएगी और उसे इंप्लीमेंट करेगी। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कितना सब काम करने में जो प्रॉब्लम थी और जो सॉल्यूशन है बीच में बहुत ज़्यादा टाइम रह जाएगा। दिस टाइम इज कॉल्ड अ टाइम लैग्स। तो टाइम लैग यानी कि देरी किस में हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन में, तो ये है टाइम लैग इन इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सरप्लस कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज। तो जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो हम कहते हैं कि ये है हमारी डिमांड, ये है हमारी सप्लाई, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम तो ये आ गया। इक्विलिब्रियम के बाद आप कहोगे कि जो भी ट्रायंगुलर फॉर्म होता है इस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर और डिमांड ग्राफ से नीचे, ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है यही तो कंज्यूमर सरप्लस है। तो हम क्या कहते हैं, देखो द ट्रायंगुलर एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन, यही होगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस। और नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन का मतलब होता है ट्रेंड के साथ चलना, दूसरे लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो हम भी कंज्यूम करेंगे सेम गुड्स, यानी कि द बैंड वैगन इफेक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड व्हेन अदर्स स्टार्ट कंज्यूमिंग, नो चेंज इन डिमांड, या इंक्रीज इन डिमांड बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम। तो यहाँ होना चाहिए इंक्रीज इन डिमांड बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम। इसी के साथ आपके सारे के सारे क्वेश्चन एमटीपी के हो जाते हैं फिनिश। बहुत अच्छी तरीके से इन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और अभी भी अगर आपको कोई और दिक्कत मिलती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सारे के सारे कमेंट पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे के सारे सॉल्यूशन लेके आया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अच्छी से पढ़ाई कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।